नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में जहां एक ओर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने गदर काट रखी है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग अपनी पैंतरेबाजी से बाज ही नहीं आ रहा है। बिहार की जनता राहुल गांधी के लिए सड़कों पर उतर आई है, तो अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब की रैली सरकारी कर्मचारियों की भीड़ भरे जा रही है। सोशल मीडिया पे इसका वीडियो जो है दोस्तों काफी वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बीच बिग ब्रेकिंग सामने आई है। बिग ब्रेकिंग है, भारत की राजनीतिक यात्राओं से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब जब भारत में राजनीतिक यात्राएं शुरू होती हैं, सत्ता की चूल्हे हमेशा हिला देती है। इस बार वोट अधिकार यात्रा मोदी सरकार की ताबूत का आखिरी कील साबित हो सकती है। पीएम मोदी की रैली में कैसे सरकारी कर्मचारियों के सहारे भीड़ जुटाई जा रही है और कैसे राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा मोदी सरकार की ताबूत का आखिरी कील साबित होगी, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही दोस्तों, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं कि चुनाव आयोग ने कौन सी नई पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। दोस्तों, बिहार में 1300 किलोमीटर तक पैदल मार्च यात्रा राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आगाज हो चुका है। एक और जहां बिहार के सासाराम की सड़कों पे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने भरे मंच से ऐलान कर दिया है कि बिहार में हो रहे SIR पे कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। सुनिए राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के आगाज पे क्या कुछ कहा। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। कि राहुल गांधी ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने खुले तौर पे ना सिर्फ चुनाव आयोग को उनकी मंशा पे सवाल उठाए हैं, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। हालांकि इस बीच दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक अजीबोगरीब सा बयान दिया है। अजीबोगरीब क्या है, आप भी जरा सुन लीजिए। दैनिक जागरण में लिखा हुआ है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने शनिवार को राजनीतिक दलों को कड़ा संदेश दिया। कहा कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तर के एजेंडों ने समय पे मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और मौका गंवा दिया। अब वे पूर्व में तैयार की गई मतदाता सूचियों में त्रुटियों का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर उन्होंने समय पे ऐसा कदम उठाया होता और ये गलतियां सही होती तो संबंधित SDM ERO उसमें सुधार कर लेते। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची तैयार करने के सभी चरणों में राजनीतिक दल शामिल हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी सभी राजनीतिक दलों के साथ शेयर की जाती है और उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सभी को देखने के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई गलती होती है तो चुनाव आयोग की तरह राजनीतिक दल भी जिम्मेदार होते हैं। सुना आपने कि कितना अजीब बयान है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार है। आपको बता दें कि ये बयान सिर्फ अजीबोगरीब नहीं बल्कि शर्मनाक है। सवाल ये है कि राजनीतिक दल क्यों वोटर लिस्ट बनाने लगे, फिर चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या ज्ञानेश कुमार जी और उनका विभाग के अफसर जनता के टैक्स के पैसों की गाढ़ी कमाई पे सिर्फ ऐश करेंगे? अगर 0 नंबर के मकान पे वोटर बन रहे हैं तो ये देखना राजनीतिक दलों का काम कब से हो गया? अगर एक परिवार में 80 वोट हैं तो क्या ये सोचना चुनाव आयोग का काम नहीं है कि ऐसा कैसे संभव हो गया है? ऐसे में साफ है कि चुनाव आयोग अपनी काली करतूतों पे पर्दा डालना चाहता है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो आपको इन बातों पे भरोसा कर लेगी। जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों की वजह से वोटर लिस्ट गलत हुई है, तो ये सरासर गलत बात है, क्योंकि देश के लोगों ने ये काम आपको दे रखा है, ना कि राजनीतिक दलों को। ऐसे में साफ है कि वोट चोरी चुनाव आयोग की बयानबाजी अनर्गल ही है और कुछ छुपाने की जो है वो खेल ही दिखाई देता है। हालांकि इस बीच एक पीएम मोदी की रैली को लेकर सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई है। आपको बता दूं कि जहां राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में जनता सड़कों पे उमड़ने को तैयार है, दूसरी ओर अपने पीएम साहब की रैली में सरकारी कर्मचारियों को एकत्र करके भीड़ जुटाई जा रही है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो देखिए कि कैसे सरकारी कर्मचारियों के सहारे मोदी के लिए भीड़ जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कह रही हूँ आज छुट्टी का दिन है, आप कहाँ जा रहे हो ये बताइए ना मुझे। ये MCD विभाग और ये आंगनबाड़ी और ये टीचर्स वगैरह को इस तरीके से मोदी जी अपने समर्थक बुलाए ना, क्या जरूरत है इन्होंने मेरे सफाई कर्मचारियों को बुलाने की और बसें भरवा कर वो रोनी वहाँ पे जो है दिखाना चाह रहे हैं भीड़ भाड़ को? क्या इनका अपना कोई वजूद नहीं है? क्या अपने कोई इनके कार्यकर्ता नहीं है, समर्थक नहीं है? आज जो है इस तरीके से सारे सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी और टीचर्स वगैरह के लिए तो ये बसों को ले आ रहे हैं, तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। मोदी के लिए बहुत शर्म वाली बात है। 4 इंजन की सरकार है
और आज भी है मेरे एमसीडीए कर्मचारी इनका जो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है, ये बहुत गलत है और ये शर्मनाक बात है। ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, कम से कम ये सब बेईमानी चालाकी ये सब कुछ शोभा नहीं देती आपको। आज मेरे देखा आपने किस तरह से एक महिला मोदी सरकार की खुलेआम पोल खोल रही है। हालांकि दूसरी ओर राहुल गांधी की यात्रा बिहार में मोदी सरकार की ताबूत का आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि भारत में राजनीतिक यात्राओं का अपना एक इतिहास है। इन यात्राओं की शुरुआत 1930 की उस दांडी यात्रा से हुई जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ 240 मील की यात्रा शुरू की। मकसद था नमक सत्याग्रह। अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स थोप रखा था। गांधी जी ने कहा कि हम खुद नमक बनाएंगे, तुम्हारा टैक्स नहीं देंगे। 6 अप्रैल को जब वो दांडी पहुंचे तो हजारों लोग उनके साथ थे। और समुद्र के किनारे नमक उठा के गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये यात्रा का असर पूरे देश में लोग सड़कों पे उतर आए। लाखों भारतीयों ने जेल भरी। 1931 में गांधी जर्विन समझौता हुआ और अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि भारत को गुलाम रखना अब नामुमकिन है। दांडी यात्रा ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी और सत्ता की नींव हिला दी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। भारत में ऐसी कई यात्राएं हुई जिन्होंने सियासत की तस्वीर बदली। आपको बता दूं कि साल 1983 का वो दौर जब इंदिरा गांधी की सरकार अपने चरम पे थी, विपक्ष बिखरा हुआ था, तभी समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने सियासत को नया रंग दिया। कन्याकुमारी से दिल्ली तक 4260 किलोमीटर की पैदल यात्रा। ये कोई शोभा यात्रा नहीं थी। चंद्रशेखर गांव-गांव गए, किसानों मजदूरों से मिले, उनकी तकलीफें सुनी। इस यात्रा का मकसद था जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना। चंद्रशेखर ने भ्रष्टाचार, गरीबी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाया। उनकी सादगी और जमीनी जुड़ाव ने लोगों का दिल जीत लिया। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो विपक्ष को एक नई ताकत मिली। 1989 में चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। भले ही उनकी सरकार 7 महीने चली, इस यात्रा का असर ये हुआ कि समाजवादी आंदोलन को नई जान मिली। विपक्ष ने कांग्रेस को चुनौती दी और जनता ने देखा कि सत्ता से बाहर रहकर भी कोई नेता उनके लिए लड़ सकता है। ये थी वो ताकत जिसने सत्ता को हिला के रख दिया। इसके बाद साल 1990 में बीजेपी ने राम मंदिर को अपना बड़ा मुद्दा बनाया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। ये यात्रा धार्मिक और सियासी दोनों थी। 10,000 किलोमीटर का सफर जो बिहार में लालू यादव ने रोक दिया, लेकिन इसका असर पूरे देश में हुआ। इस यात्रा में हिंदुत्व को सियासत का केंद्र बनाया। 1989 में बीजेपी के पास सिर्फ 85 सीटें थी। 1991 में ये बढ़ के 120 हो गई। 1996 तक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इस यात्रा ने धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया और बीजेपी को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा ने यह भी दिखाया है कि जब कोई बड़ा मुद्दा जनता के बीच आता है तो सियासत का रंग बदल जाता है, चाहे वो सही हो या गलत। जनता की भावनाएं सत्ता को हिला देती हैं। अब आते हैं राहुल गांधी की यात्राओं पे। 2022 में कांग्रेस कमजोर पड़ रही थी। 2014 और 2019 में हार के बाद पार्टी का मनोबल टूट चुका था। तभी राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। मकसद था नफरत और बंटवारे की राजनीति को खत्म करना और देश को जोड़ना। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए राहुल ने 145 दिन तक पैदल सफर किया। किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं से मुलाकात की। बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक एकता जैसे मुद्दे उठाए। लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। असर 2023 में कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की, जो 2019 की 52 सीटों से लगभग 2 गुना था। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और एनडीए को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। राहुल की छवि पप्पू से जनता का नेता बन गई। 2024 में राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म हुई। ये 6200 किलोमीटर की यात्रा थी। मणिपुर, जहां जातीय हिंसा ने हजारों लोगों को बेघर किया, वहां से शुरुआत ने देश का ध्यान खींचा। राहुल ने सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और आर्थिक असमानता के मुद्दे उठाए। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हक की बात की। इस यात्रा ने गठबंधन को मजबूत किया और विपक्ष को एक नई एकजुटता दी। असर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 224 सीटें जीती। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला। इस यात्रा ने दिखाया कि जब कोई नेता जनता के दर्द को अपनी आवाज बनाता है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। और अब राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की।
जो 17 अगस्त 2025 को बिहार के सासाराम से शुरू हुई। 16 दिन 20 जिलों और 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे। इस बार भी कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि राहुल बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये यात्रा राहुल न सिर्फ एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंक सकती है, बल्कि पूरे देश की वोटर लिस्ट को नए पैमाने पे बनाए रखने की पहल भी शुरू कर सकती है, जो कि देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा काम हो। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट ही गलत है तो सरकार किसकी सही बन रही है और किसकी गलत, ये तो बता पाना मुश्किल है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में है। आपका क्या मानना है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा क्या देश को नई दिशा देगी? क्या ये बिहार की एनडीए सरकार और मोदी सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों।